हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। कल आपने पढ़ा था शेषफल प्रमेय और गुणनखंडन प्रमेय। इससे आपने 2-4 प्रश्न सॉल्व भी किया था। आज हम उसी से संबंधित आगे का प्रश्न हल करेंगे। गुणनखंड प्रमेय से संबंधित प्रश्न को आज हल करना है आप लोगों को। देखिए, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान आपको ज्ञात कर कर बताना है, जबकि gx px का एक गुणनखंड है। जबकि gx px का एक गुणनखंड है। प्रश्न है आपका, गुणनखंड हो। यहाँ पर gx है आपका x प्लस 1 और px है आपका x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। देखिए, इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं, प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। उसके बाद gx का और px का 2 मान आपके पास दिया गया है। इससे पहले जिस प्रश्न को आपने सॉल्व किया था पिछले कक्षा में, उसमें आपको जांच करके देखना होता था कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। जांच कैसे करते थे हम, हल करने के बाद अगर उत्तर में 0 मिलता था तो हम लिखते थे कि हाँ, gx px का एक गुणनखंड है। और 0 के अलावा अगर कोई भी अंक मिलता था तो हम लिखते थे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। हल करते थे, हल करने के बाद उत्तर 0 मिलता था। कैसे 0 मिलता था, सबसे पहले हम करते क्या थे, gx का मान 0 रखते थे। इसको हल करने से आपको x का मान मिल जाता था। फिर उस x के मान को आप इसमें रखते थे px वाले लाइन में। px का मान यहाँ जो भी आप रखते थे, x का मान 1 मिलता तो 1 रखते थे, 2 मिला तो 2, -1 मिला तो -1, -3 मिला तो -3 रखकर हम हल करते थे। हल करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में उत्तर कितना मिलता था, 0 मिलता था। यानी किसका मान 0 मिलता था आपको, ये जो px है इसका मान 0 मिलता था। इसका मान 0 मिलता तो gx px का गुणनखंड होता, और नहीं मिलता है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न में पहले से ही बोलकर रखा गया है कि gx px का गुणनखंड है। तो है कब होगा, जब हमारा px का मान क्या होगा, 0 होगा। अभी जांच नहीं करना है, उसने पहले ही स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है प्रश्न में ही कि gx px का गुणनखंड है। और है कब, जब हमारा px 0 होगा तभी gx px का गुणनखंड होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है, ये जो gx है इसके बराबर में सबसे पहले 0 लेना है। ऐसा करने से आपको x का मान मिल जाएगा। अब gx के जगह पर gx के मान को हमने लिख दिया। gx का मान है कितना, x प्लस 1। तो ये हमने उसके जगह पर लिख दिया x प्लस 1। अब पक्षांतर करेंगे, 1 का प्लस है, पक्षांतर होके बदल जाएगा किसमें, माइनस में। इसको हल करने से आपको x का मान कितना मिल जाएगा, -1। x बराबर -1। अब इस x का मान आपको रखना है। x का मान किसमें रखेंगे हम, px में रखने पर। px में रखने पर, और साथ ही साथ एक चीज आपके पास ये भी दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, आपके पास दिया है कि gx px का
एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है? हम जानते हैं कि जब हमारा px का मान क्या होता है? शून्य होता है। तब हम क्या बोलते हैं कि gx px का गुणनखंड है, यानी px बराबर होगा क्या? शून्य। अब px के जगह पर px के मान को लिख लेते हैं। हमारा px कहाँ लिखा है? ये px का मान कितना लिखा है? x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 बराबर में क्या है आपका? शून्य है। अब देखिए इस x के जगह पर आपको क्या रखना है? -1 रखना है, जो आपको कहाँ से मिला? इस gx को जब हमने हल किया यहाँ से मिला। रखते हैं, x की जगह पर रखना है -1, तो हमने लिख दिया x की जगह पर -1। x का वर्ग है यानी इसका भी वर्ग होगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस लिखना है। a की जगह पर क्या लिखना है आपको? a। यहाँ a और x के बीच में आप देख रहे हैं कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? इनके बीच में है गुणा का चिन्ह है। फिर x की जगह पर हमें लिखना है कितना? -1। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2 और फिर बराबर में कितना हो जाएगा आपका? शून्य। अब इसको हम हल करेंगे। -1 का वर्ग यानी -1 को आपको 2 बार गुणा करना है। फिर +a गुणा -1 फिर +2 बराबर शून्य। जब हम -1 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 1। क्यों? क्योंकि गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, तो माइनस माइनस हो गया क्या आपका? प्लस। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब हमने संख्याओं का गुणा किया तो 1 एकम 1 प्लस a गुणा -1 प्लस 2 बराबर शून्य। अब देखिए कोष्टक के अंदर में एक एक पद है। अब कोष्टक के अंदर कुछ हल नहीं होगा और तो हमें क्या करना होगा? इस कोष्टक को हटाना होगा। कोष्टक हटेगा तो इसके सामने में बाहर में जो भी चिन्ह है उसका गुणा हम अंदर वाले चिन्ह के साथ में कर लेंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, यानी दोनों जगह पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। कोष्टक हटेगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 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 और ये 1 का 1। फिर यहाँ पे प्लस इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें गुणा करना होगा किसको? चिन्ह को। प्लस माइनस माइनस सबसे पहले संख्याओं का, तो 1 एकम 1। हम जानते हैं कि गुणांक में 1 मिलने से उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब चर राशि का, तो चर इसमें है इसमें नहीं है, यानी ये अकेला है, तो अकेला है तो जैसा है वैसा ही आपको क्या कर देना है? लिख देना है। फिर ये +2 और फिर बराबर में कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको हल करेंगे, हम जानते हैं कि अचर को अचर के साथ हल कर सकते हैं और चर को चर के साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ अचर में आपको 2 राशि दिख रहा है, एक 1 और एक 2, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा? हल होगा। अब देखते हैं इसके चिन्ह को। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है प्लस, यानी प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, यानी हमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने से आपको मिलेगा कितना? 3। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 2, 2 के सामने में है प्लस, यानी 3 के सामने में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास बचा ये माइनस से और फिर बराबर में शून्य। आपको किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। हमारे पास में है 3 माइनस a और फिर बराबर में शून्य। अभी हम करेंगे क्या? अभी हम इस 3 को पक्षांतर करके ले जाएंगे किस तरफ? दायां तरफ। कारण दायां तरफ पहले से क्या लिखा हुआ है? शून्य लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इस संख्या का पक्षांतर कर देंगे। बायां तरफ क्या बचेगा आपके पास में? -a बचेगा। और हम पक्षांतर कर रहे हैं किसको? 3 को। दायां तरफ पहले शून्य लिखा है तो हमने पहले ही शून्य को लिख लिया।
अब 3 का पक्षांतर करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो माइनस। अब इसको हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसके सामने में प्लस, उसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी आपको घटाना है। 3 में से शून्य को हम घटाएंगे तो शेष बचेगा आपके पास कितना, 3। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 3, इसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस। अब देखिए बायां पक्ष में है माइनस से और दायां पक्ष में आपके पास कितना है, -3। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब बराबर के दोनों तरफ केवल एक एक पद हो और अगर दोनों ही पद ऋणात्मक हो तो दोनों माइनस आपस में क्या होता है, कट जाता है, यानी आपके पास बचेगा कितना, a बराबर 3। a का मान कितना मिला, 3 मिला। एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कैसे बनाना है आपको। देखिए आपके पास gx और px दोनों का ही मान रहेगा और फिर निकालना किसको है, जो भी इसमें चर रहेगा। इसमें देखिए ये x और यहाँ x है, x और x है, यानी इसके अलावा जो दूसरा चर होगा आपके पास में, a हो सकता है, b, m, n, k, कुछ भी हो सकता है, उस चर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात कर कर बताना है। तो सबसे शुरू में आप क्या करेंगे, जो gx है उसके बराबर में शून्य को लेकर हल कर लेंगे। ऐसा करने से आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। उसके बाद इस x के मान को रखना होता है किसमें, px में, px में रखना है। साथ ही साथ एक चीज और भी दिया गया है प्रश्न में कि gx px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो gx px का गुणनखंड कब होता है, जब हमारा px का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर px बराबर क्या लिखा, शून्य लिखा। अब हमने px बराबर शून्य लिखा, फिर px के जगह पर उसके मान को लिख दिया x² + ax + 2। उसके बाद हमने क्या किया, इस x के मान को रखा, x का मान हमें कितना मिला है, -1 मिला है। हमने रखा और रखने के बाद हमने हल किया तो हमने पाया कितना, a बराबर 3, यानी a का मान आपको कितना मिला, 3 मिला। चलिए आगे का देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है गुणनखंडन ज्ञात करना। बहुपदों का गुणनखंडन कैसे करते हैं, बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन करने का 2 तरीका होता है। कौन कौन सा, पहले नंबर पर होता है उभयनिष्ठ निकालकर हम उसका गुणनखंडन प्राप्त कर सकते हैं, और सेकंड तरीका आपका ये होता है सर्व समीकाय से भी हम उसका गुणनखंडन ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए 2 तरीका होता है। एक होता है कौन सा, उभयनिष्ठ, और दूसरा तरीका आपका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है सर्व समीकाओं के उपयोग से। सर्व समीकाओं के उपयोग से, एक एक करके समझा रही हूँ, उपयोग से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता भी है। देखिए उभयनिष्ठ में सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है कि 12x और फिर +4x का घात है 2, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंडन करना है। अब देखिए गुणनखंडन करना है तो इसमें से उभयनिष्ठ निकल जाएगा, कैसे निकलेगा उसी को अभी आपको समझना है। आप करेंगे क्या, ये जो संख्या दिख रहा है इसका हम लोग सबसे पहले में अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं, देखिए ये है 12, इस 12 को आपको सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते जाना है। पहले सबसे छोटी, फिर उससे भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी से चेक करोगे, फिर उससे, ऐसा करके आपको चेक करना है। तो 12 सबसे पहले हमने चेक किया तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। कितनी बार में भाग जाएगा, 6 बार में, इसीलिए मैंने यहाँ पर कितना लिखा, 6।
अब 6 को चेक करना है कि कौन से अभाज्य संख्या से 6 भाग चला जाएगा। तो 6 भाग जाएगा किससे? फिर से 2 से। कितने बार में? 3 बार में। अब 3 को भाग करना है आपको। भाग करते समय ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। तो 3 किससे भाग चला जाएगा? 3 से। कितनी बार में? 1 बार में। ये जो अभाज्य संख्या है 2, 2 और 3, ये किसका अभाज्य गुणनखंडन है? 12 का। तो हमने 12 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लिया, तो आपको मिला 2, 2 और 3। इसी को आपको यहाँ पर लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा, और फिर हमने x का क्या लिख दिया? x लिख दिया। प्लस का प्लस लिखेंगे, उसी प्रकार से हम 4 का भी अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। ये भाग जाएगा 2 से 2 बार में, और फिर 2 भाग चला जाएगा किससे? 2 से। कितने बार में? 1 बार में। यानी 4 का अभाज्य गुणनखंडन मिला कितना आपको? 2 गुणा 2। अब इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है। x का वर्ग यानी x का कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार। इसीलिए मैंने उसको क्या लिखा? x गुणा x। अब देखिए, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों के पास में होता है उसी को बोला जाता है उभय। दोनों के पास जो उपलब्ध हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या 2 है, ये 2 इसके पास भी है, ये 2 इसके पास भी है। तो इसीलिए हमने क्या किया? 2 को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का मतलब ये है कि जो दोनों के पास होगा उसको हम यहाँ बाहर में लिखेंगे, और जो दोनों के पास नहीं होगा, या तो इसके पास है या फिर इसके पास है, ऐसे अंकों को और ऐसे चर राशि को हम किस में लिखेंगे? कोष्टक के अंदर में लिखेंगे। तो देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस 2 को हमने कोष्टक से बाहर लिख लिया। अब आगे चेक करते हैं। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हमने इस 2 को भी कोष्टक से बाहर में लिख लिया। अब आगे चेक करते हैं। 3 इसके पास तो है पर यहाँ पर नहीं है, तो हम करेंगे क्या? इसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। अब चेक करते हैं x इसके पास है और इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो हमने उसको कहाँ लिख दिया? कोष्टक के बाहर में लिख दिया। अब देखिए, इसमें से ये 2 x बाहर आ चुका है, 3 का जोड़ा नहीं बना था तो उसको हमने अंदर लिख दिया। अब इसमें से देखते हैं, ये 2 और ये x, यानी इसके पास कितना बचा हुआ है? x बचा हुआ है, और यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हमने बीच में कौन सा चिन्ह लगा दिया? प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4, और 4 का गुणा x से करेंगे तो मिलेगा कितना? 4x। और कोष्टक के अंदर में कितना है? 3 प्लस x। ये तो हल होगा नहीं, क्योंकि एक चर है तो दूसरा क्या है आपका? अचर है, यानी यही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस गुणनखंडन ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? शुरू में हमने किससे किया? उभयनिष्ठ तरीके से किया है। उभयनिष्ठ निकाला सबसे पहले, और उसके बाद इसका क्या किया? गुणनखंडन ज्ञात किया। अब आपको क्या करना है? सर्वसमीकाओं से गुणनखंडन ज्ञात करना है। चलिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं समझा दे रही हूँ आपको। इसमें 2 टाइप से प्रश्न मिलेंगे आपको, दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रश्न इसमें ये होगा, मान लीजिए आपके पास प्रश्न है x² - 16। इसको आपको क्या करना है? हल करके गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या? देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। x² - 16, यहाँ पे जो 16 है, ये 16 आप क्या है? एक वर्ग संख्या है। ये जो 16 है, इसको हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? 4 का वर्ग। देखिए, 4 का वर्ग यानी होता है 4 का 2 बार गुणा। तो 4 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 16। यानी 16 के जगह पर हम 4 गुणा 4
लिख सकते हैं। और 4 गुणा 4 मतलब क्या, 4 का वर्ग होता है, इसीलिए मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा, 4 का वर्ग लिखा है। अब देखो, आपने पहले एक सूत्र पढ़ के रखा होगा, एक सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका होता है a प्लस b और a माइनस b। सूत्र ऐसा होता है, अगर आपके पास इस रूप में दिया है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, या फिर अगर इस रूप में दिया है तो आप उसको इस रूप में भी लिख सकते हो। अभी अगर हम सूत्र से इसका तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये इस रूप में लिखा हुआ है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तुलना करने से हम देख पा रहे हैं कि x का मान कितना लिखा है a और b का मान कितना है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b यानी कितना, x माइनस 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और इसी का प्रश्न समझा दे रही हूँ आपको। ऐसा प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर छोटे प्रश्न के रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी पूछ देता है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। 9th कक्षा में भी वैसा ही रहता है, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और बोर्ड एग्जाम में भी 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो छोटा प्रश्न है इसको वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो देखिए एक और प्रश्न समझा दे रही हूँ। मान लीजिए प्रश्न है x का वर्ग माइनस 25। इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर वो एक वर्ग संख्या ही देगा आपको। तो देखिए आपके पास है x स्क्वायर माइनस 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। कैसे, 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5। जब हम इनको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा, यानी 25 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। अब देखिए फिर से वही सूत्र का आपको प्रयोग करना है। कौन से सूत्र का, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका मान होता है a प्लस b और a माइनस b। तुलना करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि x की जगह a की जगह पे लिखा है x और b की जगह पर लिखा है क्या, 5। तो इसको जब हम इस रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा, ये x प्लस 5 और फिर x माइनस 5।